हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना, आराम से घर बैठकर। तो देखो, आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है ना, बीएड फर्स्ट ईयर का जो आज हमारा पेपर कौन सा है भाई? पेपर 1। बीएड फर्स्ट ईयर का आज हमारा जो पेपर 1 है, इसकी हम यूनिट जो है ना, थर्ड वो कर रहे हैं। थर्ड यूनिट कर रहे हैं और इसमें हमने अधिगम वाला जो क्वेश्चन है वो कर लिया अभी, कि अधिगम किसे कहते हैं, सीखना किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं। तो उसके अंदर हम आगे अब क्या करेंगे, आज हम करेंगे कि थोरनडाइक का, आज हम क्या करेंगे, थोरनडाइक का थोरनडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थोरनडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जिसको ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, प्रयास और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, तो थोरनडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, थोरनडाइक का बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज हम थोरनडाइक जी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो आपका सिद्धांत है ना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई। ये एग्जाम में बहुत बार आता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से है ये सिद्धांत। थोरनडाइक का बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। हर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें साइकोलॉजी आती है, उसमें थोरनडाइक का जरूर आता है भी क्वेश्चन। तो अगर आप अब मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से कर लोगे तो आगे आने वाले किसी भी पेपर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो थोरनडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो इनका गत्यात्मक सिद्धांत पर आधारित था। किसके पर? गत्यात्मक। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जो अधिगम है ना, वो बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गत्यात्मक और एक होता है संज्ञानात्मक, बताया था ना। एक तो गत्यात्मक और दूसरा कौन सा? संज्ञानात्मक। गत्यात्मक अधिगम वो होता है जब हम अपने हाथों पैरों की मदद से अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, अपने हाथों पैरों को मारते हैं और लर्निंग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हाथों पैरों से सीखते हैं। और संज्ञानात्मक अधिगम वो होता है कि जब हम लोग अपनी संज्ञान से यानी कि अपनी बुद्धि से सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये थोरनडाइक जी है ना, ये संज्ञानवादी नहीं थे। ये क्या थे? ये गत्यात्मक अधिगम को मानने वाले थे, ये संज्ञानवादी नहीं थे। आप कहोगे मैडम संज्ञानवादी कौन से थे, मैं आगे आपको बताऊंगी। कोहलर जो था ना वो संज्ञानवादी था, आगे और भी आएंगे, मैं आपको वो बताऊंगी। लेकिन आप यहाँ पर एक बात क्लियर कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए, अपने दिमाग में, कि जो थोरनडाइक था ना, वो गत्यात्मक अधिगम को मानने वाला था। ये मानता था, थोरनडाइक जी क्या मानते थे कि हाथों पैरों का यूज करके अधिगम सीखा जा सकता है, लर्निंग की जा सकती है। तो थोरनडाइक के बारे में हम अब लोग पढ़ेंगे हम लोग कि ये जो थोरनडाइक है ना, ये व्यवहारवादी सिद्धांत है इनका, यानी कि थोरनडाइक जी व्यवहारवादी थे। देखो भाई, व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद, एक तो था व्यवहारवाद और दूसरा था संज्ञानवाद। ये दो वाद थे भी। संज्ञानवाद, तो संज्ञानवाद का मतलब समझ गया आप लोग, समझ गए ना, जो बुद्धि का प्रयोग करके सीखते हैं। तो व्यवहारवादी कौन थे? वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी थी और इसको मानने वाले थोरनडाइक जी थे, यानी कि वाटसन के विचारों से सहमत थे। कौन? थोरनडाइक जी। थोरनडाइक जी वाटसन के विचारों से सहमत थे। वाटसन ये मानता था कि कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने हाथों पैरों का यूज करके सीखता है किसी काम को, और उसकी बात का समर्थन करते थे। कौन? थोरनडाइक जी। पेवलोव, स्किनर, ये सारे के सारे व्यवहारवादी थे भाई। तो पहली बात तो क्या है कि थोरनडाइक जो था वो व्यवहारवादी था। व्यवहारवाद उसी को मानिए कि जो अपने हाथों पैरों का यूज करके ज्ञान ग्रहण करे, अधिगम करे, लर्निंग करे, सीखे। ठीक है, तो जो थोरनडाइक है, इन्होंने सबसे पहले जानवरों पर प्रयोग किया था, क्योंकि देखो भाई,
कोई भी जो प्रयोग होता है ना, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो पहले मानव पर नहीं किया जाता, वो पहले जानवरों पर किया जाता है। इंसानों पर ना करके जानवरों पर किया जाता है। और अगर वो जानवरों पर सफल सिद्ध होता है ना, उसके बाद वो इंसानों पर किया जाता है। कोई भी दवाई बनती है ना नई, पहले उसको जानवरों को दिया जाता है, जब वहां पर वो सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद इंसानों को दी जाती है। ये बात तो आप सबने पढ़ी हुई होगी, सुनी हुई होगी, कोई नई बात नहीं बताई मैंने आपको, ये तो सबको पता है कि पहले जो है ना वो जानवरों के ऊपर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जो थोरनडाइक जो थे, इन्होंने सबसे पहले जानवरों के ऊपर प्रयोग किया था, यानी कि जानवरों के ऊपर प्रयोग करने वाले सबसे जो पहले थे ना, वो कौन थे, वो थोरनडाइक जी थे भाई। जानवरों के ऊपर प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे, थोरनडाइक जी थे। फिर देखो एल थोरनडाइक, एल थोरनडाइक, एक मिनट ठहरो भाई, इसको सही सेट करते हैं। थोरनडाइक ने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में किया भाई। इन्होंने कब किया, 1898 में। आप इनकी एक एक बात को ध्यान से पढ़ते जाएं और साथ साथ में याद भी करते जाएं, क्योंकि आपको बच्चों एग्जाम में ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि थोरनडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या प्रयास या भूल का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत आपसे पूछेगा। नाम कई हैं एक ही सिद्धांत के, प्रयास या भूल का, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना, बंध का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अधिगमवाद का सिद्धांत, ये सारे के सारे नाम हैं इसके। तो 1898 में इन्होंने एक पीएचडी ये कर रहे थे, तो इनका एक शोध प्रबंध था। शोध प्रबंध, शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च, रिसर्च कर रहे थे, और जिसका नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, कि भाई एनिमल है उनकी इंटेलिजेंस किस हद तक होती है। एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो किस हद तक इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है। तो ये प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं के ऊपर क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। क्या थे ये, प्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था, पशुओं के ऊपर किया था। तो थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं और एसआर सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वैसे इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो 1913 में किया गया था। तो 1898 में क्या था, 1898 में ये पीएचडी कर रहे थे, 1898 में ये पीएचडी कर रहे थे। इस सिद्धांत को इन्होंने कब बताया, 1913 में। क्यों, क्योंकि 1911 में वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रख दी थी। 1911 में वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रख दी थी। उसके बाद जो है ये व्यवहारवादी बन गए और फिर उन्होंने अपना इस प्रयोग को ये दुनिया के सामने लेकर आए भाई। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात है। क्या बात बताई कि थॉर्नडाइक जो है वो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन 1898 में पीएचडी कर रहे थे। एक इनका रिसर्च था, शोध प्रबंध था, ठीक है ना। तो उसके अंदर एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से था, उसमें इन्होंने किया था। और ये पहले ऐसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं के ऊपर अपना प्रयोग किया था। इनके इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। अब ये देखो, ये उद्दीपन अनुक्रिया है क्या, ठीक है ना। एक तो हमने शब्द क्या बोला, उद्दीपन, ठीक है ना, और दूसरा क्या बोला, अनुक्रिया। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उद्दीपन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस। और अनुक्रिया को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। उद्दीपन तो स्टिमुलस है और अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स है। अब उद्दीपन क्या होता है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करे, काम करने के लिए उकसाए, वो उद्दीपन होता है। स्टिमुलस का मतलब जो हमें काम करने के लिए, उद्दीपन का मतलब प्रेरित करे। जैसे आपको बीएड करने के लिए कौन प्रेरित कर रही है, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। जो सरकारी नौकरी है ना, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब है, वो आपको बीएड करने के लिए प्रेरित कर रही है। आपके सामने स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस हमेशा बच्चों वो होता है जिसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। स्टिमुलस किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। आपके सामने स्टिमुलस है आपकी गवर्नमेंट जॉब, आपकी सरकारी नौकरी, और आप इसके लिए अनेकों क्या कर रहे हैं, अनुक्रियाएं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कैसे, आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, अपने नोट्स बना रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपने एडमिशन भी लिया है, बीएड की फीस भी भरी है, आप पेपर भी दोगे, उसके बाद फिर आप कोई टेट भी दोगे, उसके बाद फिर फॉर्म फिर भरोगे नौकरी का,
है ना। तो आप ये सारे काम जो कर रहे हो ना, वो किसके लिए, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो। तो आप जितने भी ये काम करोगे ना, जितने मैंने आपको बताए हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो रिस्पॉन्स है भाई, वो सारे के सारे क्या है, रिस्पॉन्स है। जब सामने आपके कोई चीज आपको दिखाई दे रही है और उसको देखकर जब आप कोई काम करते हो, तो वो क्या होता है, वो आपका अनुक्रिया होता है। सामने आपकी चीज पड़ी है, जैसे आपको भूख लगी है और आपके सामने, आपको भूख लगी है, आपके सामने प्लेट के अंदर क्या पड़ा है, प्लेट के अंदर इस तरह से क्या पड़ा है भी, भोजन पड़ा है, ठीक है ना। प्लेट के अंदर आपके सामने क्या पड़ा है, भोजन, कटोरियां पड़ी हैं, रोटी पड़ी है, और आप उसको देखकर क्या करते हो, हाथ मुंह धोकर आते हो, ठीक है ना, और खाना खाने के लिए भाई आप बैठ गए। तो ये क्या है, ये आपने रिस्पॉन्स किया, किसको देखकर, सामने भोजन को देखकर। तो सामने जो आपके सामने है ना, जो आपको काम करने के लिए उकसा रहा है, वो क्या है, आपका उद्दीपन है। और आप उस काम को करने के लिए जो कार्य कर रहे हो ना, वो आपकी अनुक्रिया होगी भाई, वो आपके क्या होगी, अनुक्रिया होगी। चलो जी आगे। उसके बाद आपको और भी अच्छी तरह समझा दूंगी मैं, अभी तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो, इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई उद्दीपक प्राणी के सामने होता है तो अनुक्रिया करेगा। अभी मैंने आपको बताया, आपके सामने सरकारी नौकरी है, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हो, काम कर रहे हो ना सरकारी नौकरी करने के लिए। तो ये सारा का सारा क्या है, अनुक्रिया है। और अनुक्रिया अगर सही होगी तो उसका संबंध उस उद्दीपक के साथ हो जाता है जिसके लिए अनुक्रिया की गई है। ये तो कोई खास बात नहीं है। दूसरे शब्दों में, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच सॉरी, ये कहता है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं और हमारे सामने कोई उद्दीपक होता है, तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, बंध बनता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में क्या पड़ता है, बंध बनता है, बॉन्ड बनता है, ठीक है। और जिन्हें उद्दीपक अनुक्रिया बंधन कहा जाता है, SR थ्योरी, SR बॉन्ड भी कहा जाता है, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया बंध SR बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है ना, SR बॉन्ड भी कहा जाता है। अब जैसे आपके सामने क्या है, सरकारी नौकरी, आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो। एक मिनट भाई, आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो और उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो, उसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो। अगर इस मेहनत का परिणाम यानी कि इसका रिजल्ट, अगर इस मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, तो आप रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आप आगे और भी मेहनत करोगे। जैसे मान लो, देखो एक बात सुनो मेरी, आपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, आपने उसके लिए मेहनत की पहले और वो एग्जाम दे दिया, आपका वो क्लियर हो गया, तो आप आगे कोई और एग्जाम आएगा ना, मतलब कोई बड़ा एग्जाम, कोई बड़ी नौकरी का, तो आप क्या करोगे, ज्यादा मेहनत करोगे, आप कहोगे मैंने इससे बड़ी नौकरी प्राप्त करनी है। लेकिन आपने फॉर्म भरा, तैयारी की, एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा फिर एग्जाम दिया, फिर क्लियर नहीं हुआ, तीसरी बार फिर नहीं हुआ, चौथी बार फिर नहीं हुआ, लास्ट में बंधन क्या पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, आपकी तैयारी ढीली पड़ जाएगी। आप सोचोगे क्या फायदा तैयारी करने से, जब हमारा मतलब क्लियर तो होता ही नहीं मेरा, फायदा क्या है तैयारी करने से। आप धीरे धीरे ढीले पड़ते चले जाओगे, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या पढ़ते चले जाओगे, ढीले पढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो ये कहता है कि जो ये जो बंधन है ना, उद्दीपन और अनुक्रिया का बंधन, ये SR बॉन्ड बोलते हैं। इन बंधनों को बनने की प्रक्रिया अनेक बातों पर निर्भर करती है। जब परिणाम में संतुष्टि होगी तो बंधन दृढ़ होगा। जैसे आपका अच्छा रिजल्ट आ गया तो आपका बंधन दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जैसे मान लो आपको कुकिंग का शौक चढ़ाया, आपने कहा कि मेरे को शाही पनीर की सब्जी बनानी है, आपने शाही पनीर की सब्जी बनाई और आपके घर में सभी ने, आपके मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, सभी ने ये कहा कि भी शाही पनीर की सब्जी तो बड़ी अच्छी है, अरे बड़ी स्वाद बनाई है ये तो आप आगे और भी नई नई सब्जी बनाना चाहोगे, है ना, और भी कोई नई सब्जी है,
कहीं आप कढ़ाई पनीर बनाओगे, कभी कुछ बनाओगे, कोई कोफ्ता मलाई कोफ्ता बनाओगे, अच्छी सी बनाओगे ना। और अगर आपकी बनाई हुई सब्जी को खाकर आपके घर वाले ये कह दे, अरे बिल्कुल खराब कर दिया तुमने, पनीर का ही नाश कर दिया, ये तो सब्जी बढ़िया नहीं है, क्यों बनाई इतनी गंदी सब्जी, हमें तो अच्छी नहीं लगी, तो आपका जो बंधन क्या पड़ गया, ढीला पड़ गया ना, बंधन ढीला पड़ गया। आप आगे से सब्जी नहीं बनाना चाहोगे, आप कहोगे नहीं, जब किसी को पसंद नहीं आती तो फायदा क्या उस चीज का। लेकिन अगर आपको तारीफ मिलेगी ना, सभी कहेंगे बहुत अच्छी है, तो आप दोबारा बनाना चाहोगे। अगर हमें परिणाम संतोष वाला मिल जाए ना, बढ़िया परिणाम मिल जाए, तो बंधन क्या हो जाता है, दृढ़। और अगर हमें परिणामों में संतोष ना मिले तो बंधन क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं बच्चों, बंधन क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार जो है उद्दीपन अनुक्रिया बंधन का बनना ही सीखना है। ये हमारे जो सामने कोई चीज है उसके लिए काम करना ही क्या है, सीखना है। इसलिए इस सिद्धांत को संबंधवाद या बंध का सिद्धांत, ठीक है ना, कनेक्शनिज्म थ्योरी बोला जाता है, और इसे आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना, और प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, आपको नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे, और अगर आप इन नामों को ध्यान में रखकर पेपर में लिख कर आओगे ना, तो आपका बहुत अच्छा यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा भी। तो इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी बोलते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी बोलते हैं, चयन का सिद्धांत भी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोला जाता है। समझ में आई ये बात? एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि जो हमारा एक बंधन होता है ना उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में, अगर हमें रिजल्ट अच्छा मिले तो बंधन मजबूत हो जाता है, और रिजल्ट अगर अच्छा ना मिले ना तो बंधन क्या हो जाता है, बंधन कमजोर हो जाता है भाई। जो बंध है वो क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक जी ने सीखने के बारे में क्या इन्होंने किया। इन्होंने प्रयोग किया था भाई, इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया, किसके ऊपर प्रयोग किया इन्होंने किया बिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर किया, इन्होंने बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया था, एक चूहे के ऊपर किया था, और एक मुर्गी के ऊपर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था। बिल्ली पर, चूहे पर और मुर्गी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो इनका जो प्रयोग है ना, वो बिल्ली वाला है, वो बड़ा फेमस है। बिल्ली वाला जो है इनका प्रयोग बड़ा क्या है, फेमस है, बहुत मशहूर है इनका। तो इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली को, किसको, एक बिल्ली को किस में बंद कर दिया, एक पिंजरे में बंद कर दिया। मान लो कि ये पिंजरा है और इसमें एक बिल्ली को बंद कर दिया, लेकिन बिल्ली क्या थी, बिल्ली भूखी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो एक बिल्ली है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, दरवाजा है। यहाँ पर क्या है भाई, ये मान लो दरवाजा है, और दरवाजे पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लीवर लगा हुआ है। दरवाजे पर यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लीवर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बिल्ली है ना, जो भूखी थी, इस बिल्ली को पिंजरे में छोड़ दिया गया, इस भूखी बिल्ली को पिंजरे में छोड़ दिया गया। और यहाँ पर बाहर क्या किया गया, एक प्लेट के अंदर, बाहर क्या किया गया, एक प्लेट के अंदर खाने के लिए क्या रखी हुई थी, खाने के लिए मछली रखी हुई थी। खाने के लिए क्या रखी हुई थी, मछली रखी हुई थी, यानी कि मछली का जो मांस है ना वो रखा हुआ था। अब बिल्ली को तो मांस खाती है बिल्ली, तो है ना, तो बिल्ली भूखी थी, बिल्ली को भूखा रखा गया। बिल्ली को बाहर प्लेट के अंदर ये क्या दिखाई दे रहा था, ये मांस मछली दिखाई दे रही थी, और इसकी जो खुशबू है ना वो भी उड़कर बिल्ली के नाक में आ रही थी। बिल्ली को भूख लगी थी, वो सोच रही थी मैं बाहर निकल जाऊं और इसको मैं खा लूं। लेकिन हुआ क्या, ये जो दरवाजा है ना ये बंद था। दरवाजा क्या था, दरवाजा बच्चों बंद था। तो बिल्ली ने बाहर निकलने की कोशिश की। बिल्ली ने इस बंद दरवाजे को खोलने के लिए बड़ी उछल कूद मचाई, कभी ये यहाँ जाती, कभी वहां जाती, इधर उधर उछल कूद लगातार मचाती रही, है ना, क्योंकि ये भूखी थी, इसको खाना नहीं दिया गया था 7-8 घंटे से, तो ये उछल कूद मचाने लगी। इसको दरवाजा खोलना तो आता नहीं था। तो इसी उछल कूद के बीच में इसका जो पैर है ना वो इस लीवर के ऊपर पड़ गया। इसी उछल कूद में क्या हुआ, जो इसका पैर है वो किसके ऊपर पड़ा, लीवर के ऊपर इसका पैर
पड़ा। तो जैसे ही लीवर पर इसका पैर पड़ा, व्यवस्था ऐसी की गई थी कि लीवर पर पैर पड़ते ही ये जो दरवाजा है ना ये खट से खुल गया। लीवर पर पैर पड़ते ही ये जो दरवाजा है ना ये खुल गया और बिल्ली दौड़ी दौड़ी बाहर गई और इस मछली को इसने खा लिया। लेकिन बिल्ली को ये नहीं पता चला कि ये दरवाजा खुला कैसे। दूसरी बार क्या हुआ, जब बिल्ली आगे 5, 6, 7, 8 घंटों तक, बिल्ली को 7, 8 घंटों तक कुछ भी नहीं दिया गया खाने के लिए, ये तो खाली मछली, फिर उसको कुछ नहीं खाने के लिए दिया गया, भूखा रखा गया। वो बिल्ली जब भूखी हो गई ना, दोबारा फिर पिंजरे में इसको बंद कर दिया और बाहर फिर वही मांस रख दिया। तो बिल्ली को फिर वही बात है, भूख लगी थी जोर से, 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया था, और वो जो खुशबू है ना वो मांस की, वो इसकी नाक में भर रही थी और ये चाहती थी बाहर निकल जाऊं जल्दी से और मैं मांस को खा लूं। और ये क्या कर रही थी, उसकी सलाखों को ऐसे पकड़ के ऐसे कर रही थी, जोर लगा रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी। फिर उसका पैर क्या पड़ा, फिर लीवर पर पड़ा और वो बाहर चली गई और उसने अपना भोजन खा लिया। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, बार बार ऐसा किया गया। अब धीरे धीरे बिल्ली के समझ में आया कि यहाँ पर कुछ दबता है, जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दबता है और उसके दबने से ये दरवाजा खुलता है। बिल्ली को 4-5 बार में समझ में आ गया। अब बिल्ली उछल कूद करने के लिए पीछे नहीं जा रही थी, बिल्ली यहाँ नहीं जा रही थी, यहीं आ रही थी, बार यहीं उछल कूद मचा रही थी और लीवर पर पैर पड़ता बाहर निकल कर खा लेती, फिर लीवर पर पैर पड़ता फिर बाहर निकल कर खा लेती। तो कुछ प्रयासों के बाद बिल्ली को बाहर निकलना आ गया। अब जब भी बिल्ली को इस पिंजरे में रखा जाता, बिल्ली उछल कूद नहीं करती थी, वो सीधा लीवर को दबाती थी। सीधा उसने लीवर दबाया और लीवर के दबाते ही क्या होता था, लीवर के दबाते ही दरवाजा खुल जाता था और वो बाहर जाकर भोजन खा लेती थी। तो अंत में थोर्नडाइक ने क्या पाया कि अपने प्रयासों से भूलों को तो बिल्ली कम करती गई। जितने बिल्ली ने प्रयास किए ना, कोशिश की, उन कोशिशों से, उन प्रयासों से भूलों की संख्या तो क्या हो गई, कम हो गई। और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब बिल्ली ने दरवाजे को खोलना सीख लिया। भाई जब बिल्ली ने क्या किया, दरवाजे को खोलना सीख लिया। अब बिल्ली को जब भी पिंजरे में रखा जाता ना, वो सीधा लीवर ही दबाती थी, लीवर को दबाकर बाहर आ जाती थी। तो उसने वो दरवाजे को खोलना सीखा कैसे, उसने सीखा प्रयास एवं भूल से। प्रयास किए, भूलें भी हुई, धीरे धीरे भूलों की संख्या कम होती चली गई और एक टाइम ऐसा आया जब वो बाहर निकलना सीख गई। वो सीधा लीवर को दबाती थी और जैसे ही लीवर को दबाती थी वो बाहर आ जाती थी। भाई ठीक है, तो यहाँ पर बिल्ली का जो सीखना है वो जो है, बिल्ली का जो सीखना है वो किससे जुड़ा हुआ है, उद्दीपन और अनुक्रिया से। किससे भाई, उद्दीपन से और अनुक्रिया से। उद्दीपन को हमने क्या बोला था, स्टिमुलस। उद्दीपन को क्या बोला था, स्टिमुलस। और अनुक्रिया क्या थी, रिस्पॉन्स। अनुक्रिया क्या थी बच्चों, रिस्पॉन्स। तो ये जो मछली है ना, मछली, ये जो मांस है, क्या कहा मैंने, ये जो मांस है, मांस के रूप में ये जो भोजन है, ये क्या है, ये बच्चों स्टिमुलस है। ये क्या है, स्टिमुलस है, जो बिल्ली को विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए, यानी कि उछल कूद करने के लिए, इधर उधर भागने दौड़ने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है। ये बाहर जो है ना, ये मांस है, ये स्टिमुलस है। बिल्ली को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही बाहर जाऊंगी ना, ये मांस मिलेगा मुझे खाने के लिए। और ये मांस क्या कर रहा है, उसके अंदर एक पावर भर रहा है ना, उसके अंदर एक लगन पैदा कर रहा है कि वो अनुक्रिया करे, रिस्पॉन्स करे। और जैसे ही बिल्ली यहां से निकलकर बाहर जाकर इस मांस को खा लेगी तो यही स्टिमुलस क्या बन जाएगा, पुनर्बलन कहलाएगा। यही स्टिमुलस क्या कहलाएगा, पुनर्बलन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। स्टिमुलस ही पुनर्बलन बन जाता है कब, जब वो काम करने के बाद दिया जाता है। देखो अभी तक वो उसको बाहर नहीं निकली तो ये स्टिमुलस है, बाहर निकलकर इसको खाएगी तो यही पुनर्बलन बन जाएगा। आप नौकरी पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, नौकरी क्या है, वो स्टिमुलस है। जिस दिन आपको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी ना, आप टीचर बन जाओगे, आपको पुनर्बलन मिल जाएगा, रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा आपको।
आपका स्टिमुलस या आपका पुनर्बलन मिल जाएगा कब? जब आप उसको प्राप्त कर लोगे। जब आप उसको प्राप्त कर लोगे तो वो क्या बन जाएगा? वही पुनर्बलन बन जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है क्या सबको? तो देखिए इन्होंने बिल्ली पर जो इनका प्रयोग है वो बड़ा फेमस है इनका। तो जो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था ना, ये पशुओं पर प्रयोग करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं के ऊपर प्रयोग किया था, जानवरों पर प्रयोग किया था। और बिल्ली वाला तो इनका बड़ा फेमस है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि थोर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए थे। फिर थोर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए। तो इन्होंने जो मुख्य नियम है ना, सीखने के जो मुख्य नियम है वो इन्होंने कितने बताए? इन्होंने बताए जी 3। और फिर इन्होंने बताए गौण नियम। फिर क्या बताए? गौण नियम। ये कितने हैं? ये 5 है। थोर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए कि सीखने के कुछ नियम होते हैं। 3 तो मुख्य नियम होते हैं और 5 गौण। मुख्य का मतलब मेन, प्राइमरी, और गौण का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है ना? तो ये मुख्य गौण नियम है ना, ये हमेशा टेट के एग्जाम में हमेशा आते हैं भाई। जब भी आप कोई भी टेट दोगे ना, एस टेट, सी टेट, यूपी का सुपर टेट, या जो भी टेट दो भाई, ये मतलब नहीं है मेरा कि एक आप कौन से स्टेट का दोगे। किसी भी स्टेट का अगर आप टेट दोगे तो उसके अंदर मुख्य और गौण नियम 100% आते हैं एग्जाम के अंदर। तभी तो मैं आपको बार बार बोलती हूं, जितना अच्छी तरह आप बीएड कर लोगे ना, आगे आपके लिए राहें आसान हो जाएंगी, राहें खुल जाएंगी आगे। और आगे की राहों को खोलना है। अगर आपने बीएड में ये चीजें नहीं सीखी तो आगे कैसे करोगे? कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? कैसे टेट का एग्जाम की तैयारी करोगे? वहां बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर यहाँ पर आपने अच्छे से कर लिया तो आगे का रास्ता सारा खुल जाएगा। आगे जब आप एग्जाम के लिए तैयारी करोगे ना, तो आप सोचोगे ये तो सारा ही हमने किया था, मैडम ने करवाया था, हमें सारा की सारा ये तो हमें। तो देखो, सीखने के मुख्य नियम 3 होते हैं। एक तो पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का, और तीसरा मनोवृत्ति का। लेकिन पहले तत्परता का नियम कर लेते हैं। तत्परता का मतलब लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस। हम कोई काम तभी सीख सकते हैं अगर हम उस काम को करने के लिए तत्पर होंगे। तत्पर मतलब रेडी, यानी कि तैयार। यही बात सच कह रही हूं ना? आप कोई काम तब सीखोगे जब आप सो करने के लिए तैयार हो गए। जैसे किसी बच्चे को आप क्रिकेट खेलना सिखाना चाहते हो, लेकिन वो बच्चा क्रिकेट खेलना कब सीखेगा? जब वो सीखने के लिए तैयार होगा, रेडी होगा। अगर वो सीखने के लिए रेडी नहीं है ना क्रिकेट, तो आप चाहे जोर मार लो उसको सिखा नहीं पाओगे, नहीं सिखा पाते ना। जैसे आपने किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है, बच्चा कहता है मेरे को साइकिल चलानी है, मेरे को सीखना है, मेरे को सिखाओ। आप सिखा दोगे और वो सीख भी लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहे हो साइकिल सिखाने के लिए, बच्चा कह रहा है मेरे को नहीं सीखनी साइकिल, तो आप उसको कभी भी नहीं सिखा पाओगे। जब खुद व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है ना, तब वो कोई काम सीखता है ना। घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पानी घोड़ा तब पिएगा जब वो पीना चाहेगा। हम कोई काम तब सीखते हैं जब हम सीखना चाहते हैं। आप बीएड के अंदर अच्छे नंबर कब लोगे? जब आप अच्छे नंबर लेना चाहोगे, है ना, तभी आप लोगे। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो भला कैसे करोगे? जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं और अभी आपका एग्जाम का फाइनल डेट नहीं आई, आप उन बुक्स को नहीं पढ़ रहे। आप कब पढ़ोगे? जब आप पढ़ने के लिए तैयार होंगे, आपका मन करेगा पढ़ने के लिए कि हाँ, कि मैं किताबों को पढूं। आपका जब मन करेगा ना किताबें पढ़ने के लिए, तब आप पढ़ोगे। अगर आपका मन नहीं करेगा तो आप कभी भी किताबों को उनको नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या कहता है कि यदि हम किसी काम को सीखने के लिए तैयार होंगे तभी सीखेंगे। तो भाटिया ने क्या कहा कि तत्परता या किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना युद्ध को आधा जीत लेना है। अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो ना, तो आपकी आधी जीत पहले ही निश्चित है भाई, है ना। उसके बाद वुडवर्थ ने क्या कहा? मानसिक तैयारी कहा। ये मेंटल
क्या है, ये तैयारी है, सेट है, ये मेंटल सेट है। दिमाग से तैयार होना चाहिए। बच्चा तभी पढ़ेगा जब वो पढ़ना चाहेगा, जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हमारा अगला अभ्यास का नियम। अगला नियम हमारा कौन सा है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जितना हम किसी काम को करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही जल्दी हम लोग उस काम को कर लेंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर प्रत निशान। सुना हुआ ना सबने, लिखा भी हुआ है सामने कि बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाता है, चतुर, सुजान का मतलब चतुर हो जाता है। जैसे कुएं की जो होते हैं ना, कुएं के ऊपर पत्थर होता है और बार बार रस्सी आती है जाती है, ऐसे पानी खींचते हैं ना कुएं से, बार बार रस्सी आती और जाती है, तो सील पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, पत्थर पर भी क्या पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक है, फिर देखो ये कहता है कि इसे उपयोग या अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि बार बार किसी बात को अगर हम दोहराते हैं ना, तो जो मूर्ख बुद्धि है वो भी विद्वान बन जाता है। ठीक है ना, कुएं की जगत, उसको जगत बोलते हैं। जगत का मतलब कुएं का चारों ओर का जो चबूतरा है, ऐसे बना होता है ना चारों ओर चबूतरा, और अंदर पानी होता है और यहाँ से रस्सी जाती है बार बार। ठीक है ना, तो बार बार रस्सी के आने जाने से निशान भी पड़ जाते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रभाव व परिणाम का नियम, है ना, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड रिजल्ट। यानी कि किसी भी काम का हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे आपने मैथ का या साइंस का या जो भी है, जैसे आपने कोई भी अपने लेक्चर अटेंड किया और आपको उस लेक्चर अटेंड करने के बाद खुशी मिली, आपने सोचा कि बढ़िया समझ में आया, आज तो अच्छी तरह से मेरे माइंड में क्लियर हो गया सारा, तो आप दोबारा उस टीचर का लेक्चर अटेंड करना चाहोगे। और अगर आपको खुशी नहीं मिलती ना, तो आप उस टीचर का लेक्चर दोबारा अटेंड करना नहीं चाहोगे भाई। अगर आपको कोई कह देना कि उस टीचर का देख लो, आप कहोगे अरे नहीं, बढ़िया नहीं पढ़ाता, मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि कोई भी काम करने के बाद अगर हमें संतुष्टि होती है, रिजल्ट क्या मिलता है हमें, पॉजिटिव संतोष होता है हमारे मन को, तो हम उस काम को दोहराना चाहेंगे। लेकिन अगर किसी काम को करने के बाद हमें संतोष नहीं मिलता, तो हम उस काम को कभी भी दोहराना नहीं चाहेंगे भाई, नहीं चाहेंगे ना, हम उस काम को कभी भी दोहराना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार हम उसी काम को करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए क्या होता है, हितकर होता है। हितकर का मतलब हमारे पक्ष में होता है, जिससे हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है। वाष्वरण भी कहते हैं कि जब सीखने का अर्थ कोई उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट ही करना है, तो सीखने में महत्वपूर्ण स्थान किसका है, संतुष्टि का है ना। जब बच्चा गहरा अध्ययन करता है और सफलता मिलती है, तो वो उसकी रुचि और भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर गहरा अध्ययन करने के बाद भी सफलता ना मिले ना, तो रुचि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रुचि क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमारे ये तीन जो है वो मुख्य नियम हमने कर लिए, तीन हमारे मुख्य नियम कर लिए। एक तो था पहला तत्परता का नियम, कि व्यक्ति जब तत्पर होगा ना काम करने को तभी करेगा। बिल्ली जो है ना वो भूखी थी, वो खाने के लिए तत्पर थी, तैयार थी, तभी तो उसने उछल कूद मचाई बाहर निकलने के लिए। अगर बिल्ली का पेट भरा होता ना, तो वो कभी भी बाहर नहीं आती खाने के लिए। तो बिल्ली जो है ना वो खाने के लिए रेडी थी, तैयार थी। दूसरी बात अभ्यास का नियम। अभ्यास क्या होता है, प्रैक्टिस। जैसे आप नई नई गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ब्रेक है, ये गियर है, दबाना है, पहला गियर लगाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर आपको क्लच दबाना है गियर को बदलते समय, या रेस देनी है। लेकिन जब एक बार आपने गाड़ी चलानी सीख ली, तो उसके बाद आप बातें करते करते भी आसानी से गाड़ी चला लेते हो, क्योंकि आपको अभ्यास हो चुका है, प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि जब मुझे गियर बदलना है तो मुझे क्लच दबाना पड़ेगा, ये बस सोचनी थोड़ी ना पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस है भाई। तो जितना हम अभ्यास करेंगे ना, उतना हम क्या होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक व्यक्ति क्या बन जाता है, परफेक्ट बन जाता है। अब जैसे वो जो बिल्ली थी, अगर बिल्ली का हम उदाहरण ले, तो बिल्ली ने बार बार अभ्यास किया बाहर निकलने के लिए, तो परफेक्ट हो गई ना। एक समय ऐसा आया, पिंजरे के अंदर जाते ही बाहर आ जाती थी, जैसे ही पिंजरे के अंदर बिल्ली को रखा वैसे ही बाहर आ जाती थी एकदम दौड़ के। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, संतोष का नियम। जब बिल्ली बाहर आती थी तो उसको अच्छा संतोष, प्रभाव अच्छा था, मतलब उसको खाने के लिए मनपसंद
मांस मिलता था, तो वो दोबारा जब उसको रखा गया दोबारा फिर उसने बाहर आने की कोशिश की, क्यों जैसे ही बाहर आती है मनपसंद खाना मिलता था। उसके बाद कुछ गौण नियम भी है। ये जो हम अब कर रहे हैं ये सीखने के क्या हैं, ये सीखने के बच्चों गौण नियम है। ये सीखने के क्या है, गौण नियम है। गौण सीखने के कौन से नियम है, गौण यानी कि सेकेंडरी। कौन से नियम है, ये सेकेंडरी है, ये सीखने के गौण नियम है। एक तो होता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। जब भी हम कोई नया काम करते हैं ना तो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं उसके लिए। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो अनेक प्रकार की क्या करते हैं, क्रियाएं। जैसे बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए अनेक प्रकार की क्या की, क्रियाएं की। बिल्ली बाहर आना चाहती थी तो बिल्ली बाहर आने के लिए अनेक प्रकार की क्या करती है, क्रियाएं करती हैं भाई, ठीक है ना। तो उसने बाहर निकलने के लिए अनेकों प्रयत्न किए। इसी प्रकार जब हम कोई बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो बच्चों से अनेक प्रकार के हम क्या करवाते हैं, कार्य। बच्चे अनेक उत्तर देते हैं, उनमें से एक उत्तर ठीक होता है, धीरे धीरे बच्चे उत्तर देना सीख जाते हैं। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम कहता है कि जब भी हम कोई नया काम सीखते हैं तो हम उसके लिए अनेकों प्रकार से प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने गाड़ी चलानी सीखनी है तो आप इसके लिए अनेकों प्रयत्न करोगे। कभी आप टेढ़ी लेके जाओगे, कभी उस साइड लेके जाओगे, कभी गलती करोगे, है ना, क्लच दबाने में, कभी छोड़ने में, कभी रेस देने में, कभी ब्रेक दबाने में। लेकिन आप अनेकों क्रियाएं करके एक दिन सीख जाओगे। उसके बाद आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमाइलेशन। आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि जब हम नया ज्ञान सीखते हैं तो आत्मीकरण कर पूरे ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। इस बात को सीखने में पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं। वो कैसे भी, जैसे भी हम नया ज्ञान सीखते हैं ना, नया ज्ञान सीखते हैं तो पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। जैसे बिल्ली ने जब बाहर निकलना सीखा ना, बाहर निकलना, तो उसने नई बात सीख ली कि बाहर कैसे निकला जाता है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर उसने नया ज्ञान सीखा, सीधी बात है। इसका आप कैसे करोगे कि हम पहले वाले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान क्या करते हैं, हम सीखते हैं भाई। पहले वाले ज्ञान के आधार पर हम नया ज्ञान सीख लेते हैं, सीखते हैं ना। पहले वाला ज्ञान क्या करता है, हमें जो है हमारा मनोबल बढ़ाता है, पहले वाला ज्ञान। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था जीन पियाजे वाले में भी कि एक बच्चे ने कुत्ता देखा है, वो काले रंग का होता है, हमेशा उसने काले रंग का कुत्ता देखा। लेकिन आज उस बच्चे ने एक सफेद रंग का कुत्ता देखा तो उसने पूछा अपनी मम्मी से, ये क्या है, ये लग तो कुत्ते जैसा रहा है। तो मम्मी ने कहा बेटा ये भी तो कुत्ता ही है, इसका रंग सफेद है। लेकिन बच्चे ने कहा कि नहीं मम्मी, कुत्ते तो काले रंग के होते हैं, क्योंकि उसने हमेशा काला कुत्ता देखा है। उसकी माँ कहती है अरे बेटा कुत्ता सफेद रंग का भी होता है, कुत्ता ब्राउन कलर भूरे रंग का भी होता है। तो अब बच्चे को एक नया ज्ञान मिला ना, बच्चे को नया ज्ञान मिला कि कुत्ता सफेद रंग का भी होता है। तो उसको पहले ज्ञान क्या था कि कुत्ता काले रंग का होता है, तो वो पहले वाले ज्ञान के अंदर एक परिवर्तन भी करेगा, नया ज्ञान जोड़ देगा कि हाँ कुत्ता केवल काले रंग का नहीं होता, कुत्ता सफेद और ब्राउन कलर का भी होता है। तो जब भी हम नया ज्ञान सीखते हैं तो पहले वाले ज्ञान का क्या बना लेते हैं, उसको स्थायी अंग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मानसिक विन्यास का नियम, अगला क्या है, लॉ ऑफ मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो मानसिक विन्यास का नियम क्या होता है कि इसको हम लोग अभिवृत्ति का नियम भी बोलते हैं, इसको आप लिख भी सकते हो, अभिवृत्ति का नियम, अभिवृत्ति का नियम भी इसको बोलते हैं। देखो भाई जैसा जिस काम को करने की हमारी मनोवृत्ति होगी, या मनोवृत्ति का नियम भी बोल सकते हो आप, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, जिस काम को करने की हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी ना, हम वैसा ही काम करेंगे भाई, उसी अनुपात में सीखेंगे। अगर आपकी मनोवृत्ति है कि मैंने इसको सीखना है तो आप सीख लोगे, अगर मनोवृत्ति नहीं है तो आप नहीं सीखोगे, सीधी सी बात है। जैसा आपका मन होता है ना वैसा ही आप सीखते हो। आपने कहावत सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए ना तो हारे हैं ही, और मन से जीत गए तो जीते हुए हैं। जैसे आप मेरी बात है गौर करना कि कई बार आप यूं कर लेते हो कि आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट याद करके सोना है, चाहे मुझे रात के 2 बज जाएं, पर ये जो चैप्टर है ना ये मुझे कंप्लीट करना ही है। तो आप पढ़ते हो, आपको नींद भी कम आती है,
है ना, फिर पढ़ते रहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है कि उस चैप्टर को पूरा करना है। अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया ना कि भाई नहीं मेरे से तो नहीं होगा, फिर क्या है कल कर लेंगे, आज कौन सी फांसी आ रही है, कल कर लेंगे इसको, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको 11 बजते नींद आने लग जाएगी। अगर आपने मन में दृढ़ कर लिया, आपकी मनोवृत्ति जैसी बन गई, मन से जीत गए ना तो जीत जाओगे, अरे मन से हार गए तो हार जाओगे, सीधी सी बात है। मन का जो जीता हुआ होता है ना वो ही हमेशा आगे बढ़ता है। बिल्ली है ना, बिल्ली वो मन के जीती हुई थी, वो उसने बड़े प्रयास किए बाहर निकलने के लिए, अंत में कई प्रयासों में वो निकलना सीख गई, क्यों, मन से जीती हुई थी, मन से हारी हुई नहीं थी। अगर वो मन से हारी हुई होती ना तो वो थक कर एक जगह बैठ जाती, भी छोड़ो मेरे से तो नहीं खुलता दरवाजा, देखी जानी कोई खोलेगा तो खा लूंगी, नहीं बैठी हूं, वो भी एक साइड में कोने में बैठ सकती थी। लेकिन बिल्ली मन से जीती हुई थी, उसका जो मेंटल दिमाग है ना वो जीता हुआ था उसने। अगर आप भी बच्चों मन को जीत लोगे ना, आपने एक बार ठान लिया कि गवर्नमेंट जॉब तो लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो मैं लेकर ही रहूंगा या लेकर ही रहूंगी, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक दे। आप एक दिन गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। अगर मन से जीतना होगा भाई बच्चों, मन से जीतो, मन से हार गए तो हार गए। जैसे आप कोई शादी ब्याह से आए और रात को आपको 12 बज गए और आपने रास्ते में ये सोचा कि ये मेरे को हैवी कपड़े जो डाले हुए हैं ना इनको मैं जाके निकाल के नहा के फिर आराम से सोऊंगा या सोऊंगी, है ना, तो आप घर आकर क्या करोगे, आप सीधे कपड़े निकालकर बाथरूम में जाओगे और वहां नहाकर आराम से सो जाओगे। और जब मन में आपने यूं सोच लिया ना, छोड़ अब रात को 12 बज गया, अब क्यों नहाने का टाइम है, सवेरे नहाएंगे, छोड़ो ना, तो नहीं नहाओगे, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी नहाने की। तो जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है ना हम वैसा ही काम करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है ना वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये कहते हैं कि यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी काम को सीखने के लिए तैयार नहीं है ना तो उस काम को कभी भी नहीं सीखेगा। उस कार्य के बारे में एक सहज दृष्टिकोण होना बड़ा जरूरी है। कोई भी नया काम सीखते हो ना उसके बारे में एक अच्छा दृष्टिकोण होना जरूरी है कि मैं सीखूंगा ये जरूर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। अगला क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो ये कहता है कि किसी काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से काम आसान बन जाता है ना। और जैसे पूर्ण से अंश की ओर विधि, आप जैसे पढ़ रहे हो उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करो। आज मैंने पेपर 1 का इतना पढ़ना है, पेपर 2 का मैंने इतना पढ़ना है, रात तक इतना पढ़ना है, 4 दिनों में मैंने ये किताब कंप्लीट करनी है, तो उसको छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर दो। जितना आप उसको छोटे अंगों में विभाजित करोगे जल्दी होगा। एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को वो छांट लेता है और शॉर्ट ट्रिक से करता है, वो आंशिक क्रिया का नियम है। आप उसको छोटे छोटे भागों में बांटो ना, आपका जो गोल है ना वो छोटा छोटा होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए, छोटा छोटा। अब जैसे किसी का वजन है मान लो 90 किलो और वो सीधा ही सोचे मैं 60 किलो का हो जाऊंगा, वो थोड़ा ना जाएगा। छोटे छोटे भागों में बांट लो कि पहले टारगेट रखे कि मुझे 85 किलो करना है, फिर रखे मुझे 80 करना है, फिर रखे मुझे 75 करना है, तब जाएगा, एकदम थोड़ा ना 60 पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस नियम का अर्थ क्या है, ये 5वां है लास्ट, कि कभी भी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में जब करते हैं तो उसको लॉ ऑफ क्या कहते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। मान लो पहले काम किया और किसी दूसरी परिस्थिति में वैसा ही करते हैं। जैसे एक माँ है भाई, और माँ का जो बच्चा है ना यानी कि लड़का है वो कहाँ चला गया, विदेश चला गया। कहाँ चला गया, विदेश। तो माँ है ना वो बहुत रोती है, कहते मेरा बेटा चला गया विदेश, मेरा तो मन ही नहीं लगेगा, उसके बिना जी नहीं लगेगा मेरा तो। लेकिन जब वो अपने बेटे की बाद में किताबों को, बेटे के कपड़ों को देखेगी ना वो वैसे ही रोएगी जैसा अपने बेटे जब उसका विदेश गया था वो वैसे रो रही थी। क्योंकि अगर पहले कोई क्रिया हो और उसके समान ही दूसरी क्रिया की जाए तो फिर क्या होता है, वो सेम ही क्या करता है, प्रभाव डालता है। पहले कोई किया हुआ काम हो अगर उसी सेम दूसरा कराए तो क्या होता है, वो सेम ही प्रभाव डालता है उसके ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, साहचर्य परिवर्तन का नियम, है ना। जैसे अध्यापक छात्रों के सामने जैसी परिस्थिति प्रस्तुत करेगा बच्चा वैसा ही काम करेगा, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, मछली के टुकड़े के साथ
साहचर्य करना सिखा दिया था। अब देखो, जैसे एक कुत्ता होता है, कुत्ता कुत्ता आप क्या करते हो, कुत्ते को चुटकी बजाकर खड़ा करते हो, कहते खड़ा हो जाता है। दोबारा फिर कहते खड़ा हो जा, फिर खड़ा हो जाएगा। तीसरी बार क्या करोगे, सिर्फ चुटकी बजाओगे, खड़ा हो जाएगा कुत्ता। क्यों? साहचर्य परिवर्तन का नियम आ गया ना। सेम परिस्थिति में वैसा ही काम किया जाए तो वैसा ही रिस्पॉन्स करता है प्राणी भाई। ठीक है, तो ये हमारे थार्नडाइक के सीखने के हमने 3 तो मुख्य नियम किए और हमने क्या किए, गौण नियम भी कर लिए। ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो बच्चों, आगे हमारा है इसके अंदर कि प्रयास एवं जो भूल का सिद्धांत है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है, एजुकेशन के अंदर इसका क्या महत्व है। आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या लेना देना है ना, आपको क्या ठेका है थोरनडाइक का, बिल्ली का, कुत्ते का, चूहे का। आप क्यों पढ़ रहे हो, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। थोरनडाइक बिल्ली पे करे, चाहे कुत्ते पे करे, चाहे शेर पे करे, अपने कोई ठेकेदारी थोड़ी ना है। लेकिन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, थोरनडाइक ये सिखा रहा है कि बच्चों को कैसे सिखाओगे। आप अध्यापक हो, आप आने वाले समय में देश के क्या बनोगे, एक नेशनल बिल्डर हो आप, है ना। नेशनल बिल्डर हो कि नहीं, आप बच्चों को तैयार करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों को नई नई बातें कैसे सिखाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके शिक्षा में क्या उपयोगिता है भाई। पहला है प्रेरणा का महत्व। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभी प्रेरणा पर बहुत बल दिया गया, मोटिवेशन का भी। देखो, अगर हमें कोई मोटिवेट करेगा तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आप नहीं पढ़ रहे, तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेट करे ना, अरे कर ले तैयारी, कुछ नहीं धरा फालतू बातों में, एक भी काम नहीं आएगी तेरे, मन लगा कर पढ़, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, तो ये सारे रिश्तेदार और ये तुम्हारे अरे गरे नत्थु खैरे जो मित्र है ना, सारे तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो मोटिवेट हो गया, अरे हाँ बात तो सही है भाई, पढ़ लूँ, फालतू कामों में क्या धरा है। तो अभी प्रेरणा का बहुत महत्व है। ठीक है ना। कक्षा में शिक्षण से पहले और शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए भाई। एक अध्यापक का कर्तव्य है कि पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद भी हमेशा मोटिवेशन देना चाहिए। मैं आपको देती हूँ ना मोटिवेशन कि अरे तुम्हें ऐसे करना है, तुम आगे टीचर बनोगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये मोटिवेशन होता है बच्चों, जो एक टीचर का कर्तव्य है कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता रहे भाई। ठीक है, उसके बाद जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, इनसे किया जा सकता है। बच्चे का अगर हम प्रशंसा कर देंगे, अरे वाह बड़ा अच्छा भाई, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, हो गया ना मोटिवेट। कई बार बच्चे को एक आधा थप्पड़ लगा दो जोर से, क्लास में बेइज्जती होगी, आगे से याद करके आएगा। अरे मोटिवेशन तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सरल से कठिन, यह सिद्धांत सरल से कठिन की ओर चलने पर बल देता है। अध्यापक को हमेशा चाहिए कि पहले वह बच्चों को आसान बात समझाए और उसके बाद मुश्किल। पहले जो बच्चों को जानता है ना बच्चा, ज्ञात, वो बताए, और उसके बाद जो नहीं जानता है वो बताओ। मैंने आपको कहा था ना, याद है एक लेक्चर में मैंने आपको क्या कहा था कि आप महात्मा गांधी का पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछ तो लो कि तुम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते क्या हो। जो बच्चों को ज्ञात है ना वो पूछो और फिर अज्ञात की तरफ ले जाओ भाई। जो बच्चा नहीं जानता उसकी वो बताओ। फिर कौशलों का विकास, विद्यार्थियों में कौशलों का विकास किया जा सकता है, जैसे टाइप करना, संगीत जो सीखना, नाचना, ये एक अध्यापक सिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद काम करके सीखना। यह सिद्धांत ये भी बताता है कि विद्यार्थियों से हाथ से काम करवाने चाहिए। विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए कि तुम खुद करो, तुम क्या करो, खुद करो। ठीक है, और विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट अधिक स्पष्ट होते हैं। जब जैसे आप बच्चों को साइंस लैब में लेकर जा रहे हो और आप सारा प्रयोग खुद ही कर रहे हो, अरे बच्चों को भी करने दो, आप करके दिखाओ, फिर कहो अब तुम आओ भी, तुम भी करके देखो। जब बच्चा हाथ से काम करके सीखेगा ना तो बच्चा जल्दी सीखेगा। उसके बाद देखो वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक इन्वेंशन क्या है। कई वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयास एवं भूल के सिद्धांत पर ही आधारित है। प्रयास किया जाता है, भूलों की संख्या कम होती जाती है। और अरे मैंने आपको बताया नहीं था पिछली क्लास में कि जो उसने बल्ब का आविष्कार किया, कौन था वो, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के कारण ही आज सारी दुनिया जगमगा रही है ना। आप लोग भी बैठे हो, लाइट जला रखी होगी, पंखा चल रहा होगा, ये थॉमस एडिसन के काम है। बल्ब उन्हीं ने बनाया था, सारी दुनिया आज जगमगा रही है उनके कारण। तो उन्होंने जब वो बल्ब बनाना शुरू किया ना तो 10,000 बार उन्होंने कोशिश की, 10,000। और हम लोग क्या करते हैं,
5, 7, 10 बार कोशिश करके छोड़ देते हैं, छोड़ बुलंदे नहीं होता, पड़े रहने दे इस काम को। लेकिन थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की और उसके बाद वो बल्ब बनाने में सफल हुए। किसी ने पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए? बोले ना, असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 बार से ये सीखा कि बल्ब ऐसे नहीं बनता, मैंने सीखा है 10,000 प्रयासों से। तो प्रयास एवं भूल के सिद्धांत ये वैज्ञानिक आधार है भाई। सूझबूझ द्वारा सीखने में प्रयोग, सूझबूझ द्वारा सीखने की प्रक्रिया में प्रयास एवं भूल समावेश रहता है। बिना सूझबूझ कोई भी प्रयोग हो ही नहीं सकता भाई। इनसाइड, सूझबूझ माना इनसाइड, भीतर से इनसाइड लर्निंग होनी चाहिए, है ना। अंदर से सोचेंगे, बिल्ली भी तो सोच रही थी कैसे बाहर जाऊं और ये खाऊं। अभ्यास द्वारा, ये तो आपको आ गया कि भाई अभ्यास ही व्यक्ति को दक्ष बनाता है। जैसा अभ्यास करवाओगे व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा। ज्यादा अभ्यास करेगा ज्यादा परफेक्ट बनेगा, कम करेगा कम बनेगा, सीधी सी बात है। लक्ष्य केंद्रित, आगे है लक्ष्य केंद्रित। तो हर अधिगम प्रक्रिया लक्ष्य केंद्रित होती है। मतलब आपको बच्चों को लक्ष्य बताना चाहिए कि बच्चों इसको याद करने का, इसका पढ़ने का ये लक्ष्य है, हम इसलिए ये पढ़ रहे हैं। मैं भी तो आपको हमेशा बताती हूँ कि हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप भी बताइए। तो अच्छी आदतों का विकास होता है, अच्छी आदतें बच्चों में विकसित होती है, ठीक है। जैसे बड़ों का आदर करना, हमेशा सच बोलना, परिश्रम करना, ठीक है, परिश्रम करना, सब अधिगम सेल्फ लर्निंग होती है भाई। विद्यार्थी स्वयं करता है, बिल्ली भी तो खुद ही कर रही थी, थोड़ी ना कर रहा था, है ना। लेकिन धीरे धीरे भूलें कम हो जाएंगी। उसके बाद मंदबुद्धि बालकों के लिए, ये मंदबुद्धि बालकों के लिए भी बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि मंदबुद्धि बालक है वो प्रयास नहीं करते, लेकिन जब प्रयास करवाएंगे तो फिर वो भी सीख जाएंगे, सीधी सी बात। सीखने की अनियमित गति, यानी कि सीखने की गति हमेशा एक समान नहीं रहती, कभी वो तेज होती है, कभी वो मंदी पड़ जाती है ना। यदि विद्यार्थी धीमी गति से सीखता है तो डांटना नहीं चाहिए, बल्कि धीमी गति पर नजर डालकर ये पता लगाना चाहिए कि कारण क्या है, ये धीमा क्यों सीख रहा है, उसके कारण का पता लगाओ। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, विद्यार्थियों में हमेशा पॉजिटिव जो है ना एटीट्यूड, वो विकास होना चाहिए भी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत सहायक होता है, यानी कि बच्चों को हमेशा पॉजिटिव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नेगेटिव नहीं। जैसे यूं नहीं कहना चाहिए तुम नहीं पढ़ोगे, तुम तो सारे फेल होगे, तुम्हारे में से एक भी पास नहीं होगा, तुम सारे जमा नालायक रद्दी बच्चे हो, तुम सारे हो निकम्मे नालायक जमा, ये गलत बात है। बच्चों का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता तो कारण का पता लगाएं, बच्चे से बात करें, उसके माता पिता से बात करें, उसके बाद कारण का पता लगाकर बच्चे को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि आप क्लास के अंदर अपशब्द बोल रहे हो, आप बच्चों को डिमोरलाइज कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का। उसके बाद कर्मिक प्रक्रिया, ये क्या है कर्मिक, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस क्या कहती है कि अधिगम एक कर्मिक प्रक्रिया है ना। विद्यार्थी धीरे धीरे सीखता है, ऐसे थोड़े ना एक बार में सीख जाएगा। क्या बिल्ली एक बार में सीख गई थी? बिल्ली ने न जाने कितने प्रयास किए तब बाहर आना सीखी थी। अगर आप यूं सोच रहे हो कि बच्चा एक ही बार में सीख जाएगा, नहीं सीखेगा, बच्चे के ऊपर बार बार आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे, 14 पॉइंट्स थे। अगर इनमें से आप 10 लिख दोगे ना, 10-11, तो भी बल्ले बल्ले है। शैक्षणिक उपयोगिता अगर पूछे तो आप लिख देना। और उसके बाद आपको मुख्य नियम याद रखने हैं, गौण नियम भी याद रखने हैं, और थॉर्नडाइक के बारे में आपने उसके बारे में मतलब प्रयोग के बारे में भी बताना है। क्लियर? तो आपके 16 नंबर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये अब मैं जो आपको 3-4 क्वेश्चन लगातार करवाऊंगी, आज थॉर्नडाइक के किया, फिर पेवलोव का, फिर स्किनर का, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जाते देखने को मिलेगा, सीधी बात है। ठीक है, तो आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।